चल, तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आज़ादी से पहले जो हमारे देश में हो रहा था वो तो जो हुआ है। यहाँ पे कह रहा है आज़ादी के वक्त क्या था सिचुएशन, हम ये जानना चाह रहे हैं चैप्टर के अंदर। एक तरीके से हिस्ट्री है हमारी, लेकिन इसमें बताया जरूर जा रहा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले क्या था, इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी। यानी कि हम जानना चाहते हैं कि जब आज़ाद हुए थे तब सिचुएशन क्या थी, और इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वो अगले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगले 2-3 चैप्टर इसी पर बेस्ड हैं, हिस्ट्री पर ही सारे। ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन, क्योंकि प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है ये, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हिस्ट्री है सर। कोई राजा महाराजा या नवाबों की बात तो करेंगे नहीं इसके अंदर, लेकिन हाँ ये जरूर बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी इंडिपेंडेंस के वक्त। लेकिन इंडिपेंडेंस के वक्त पता लगाने से पहले हमें ये साथ में पता लगाना पड़ेगा इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या था। ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से पहले भी तो सिचुएशन काफी खराब थी, क्या थी, जैसी भी थी, वो हमने सब पढ़ना है इसके अंदर। और फिर हम एक्चुअल में पढ़ेंगे उस वक्त जब हम आजाद हुए तो उस वक्त हम इंडियन इकोनॉमी कहाँ पे खड़े थे। तो सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि उससे भी पहले, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के जो सिचुएशन थी बिफोर ब्रिटिश रूल। यानी कि अब ब्रिटिशर्स कब आए थे हमारे देश में, 1757। ठीक है ना, 1757 और 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ। इसका मतलब 190 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स वो हमारे देश में रहे। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के वक्त सिचुएशन क्या थी, हम पढ़ना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंस से पहले क्या था। और अभी तो बात करेंगे ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। कोई नवाबों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की बिफोर ब्रिटिश रूल। ठीक है ना। तो बिफोर ब्रिटिश रूल, यहाँ पे जो पहला पॉइंट नजर आ रहा है हमारा क्वेश्चन में, प्रॉस्परस इकोनॉमी। इंडिया बहुत अमीर थी। प्रॉस्परस का मतलब यहाँ पे है कि बहुत पैसे वाले थे। ठीक है ना, अमीर थे, रिच थे। तो प्रॉस्परस थे, सेल्फ रिलायंट थे और इंडिपेंडेंट थे। यानी प्रॉस्परस थे यानी कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहते थे, आपने कहीं कहानियों में पढ़ा होगा, फिल्मों में सुना होगा। सेल्फ रिलायंट थे यानी कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं थे, हम लोग सब कुछ अपने देश में बनाते थे, अपने देश में हम खुद करते थे। और इंडिपेंडेंट थे। ठीक है ना, सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट, ये सिचुएशन कब थी, ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले। वो तब की बात, यानी कि जब हम करें जब मुगल्स थे हमारे देश में, उस वक्त की बात भी करें तब भी सिचुएशन ऐसी थी, यानी कि अच्छे खासे हमारे देश में रिचनेस थी। लेकिन हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन मींस लगभग 2/3 पॉपुलेशन, 66% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, या एग्रीकल्चर जुड़े हुए एक्टिविटीज, जो भी हमारे पे एग्रीकल्चर जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं, माइनिंग वगैरह भी सारी इसमें आ जाती है, वो सब भी इसी में थी। पर माइनिंग वगैरह शायद तब नहीं होती थी इतनी, लेकिन एग्रीकल्चर जुड़े हुए सारी एक्टिविटीज में हमारी 66% पॉपुलेशन एंगेज थी। और वही उनकी लाइवलीहुड का, जिंदगी का सबसे बड़ा सोर्स भी था। ठीक है ना। और एक पॉइंट, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजें। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हम फेमस थे, पूरी दुनिया में हम फेमस थे। यहाँ से कई सारी चीजें हमारे देश से बनी हुई विदेशों में जाती थी। ठीक है ना। अब एक्चुअली ना, अब ये कहाँ जाती थी, आपको कहोगे एक्सपोर्ट हम करते थे, कहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला उस वक्त की बात करें होता था। उस वक्त हमारे पास ना देश में विदेशों में दो सबसे बड़ी कंट्रीज थी जो जहाँ पे हमारा सामान जाता था हैंडीक्राफ्ट का भी। एक थी पर्शिया, जिसका नाम अब हो गया ईरान, और एक है सिलोन, जो अब हो गया श्रीलंका। ठीक है ना। तो पर्शिया और सिलोन, ये दो सबसे बड़े हमारे पास, हमारे लिए कंट्रीज थी जो हमारा सामान हमारा एक्सपोर्ट होता था। साथ ही साथ सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट का जो काम था ना हमारे देश में, जो बात करूं वही राजा और महाराजा नवाबों की, हम उनकी हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन उनको आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो लोग हाथ से बनी हुई चीजों की बहुत कदर किया करते थे। ठीक है ना, इनाम दिया करते थे लोगों को। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड की क्राफ्ट्समैनशिप, खासकर कॉटन और सिल्क की टेक्सटाइल में, कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े,
मेटल के स्टोन लगे हुए, प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए उन कपड़ों के ऊपर भी, या फिर जो भी प्रेशियस स्टोन्स के सामान होता है, लोग हाथ से पत्थरों को जैसे तराश के, जैसे हिंदी में बोलते हैं तराशना, बिल्कुल बड़ा फाइन क्वालिटी के स्टोन्स वगैरह, मेटल्स वगैरह बनाया करते थे। तो ये सब कुछ जो हम बात कर रहे हैं, प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे देश में, ये सब है ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो फिर ऐसा क्या हुआ, क्या किया ब्रिटिशर्स ने? ये सब कुछ तो खत्म हो गया हमारे देश से। ना हम प्रॉस्परस रहे, ना एग्रेरियन रहे, ना हैंडीक्राफ्टी रहे, सब कुछ तो खत्म कर दिया। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान, उस दौरान इकोनॉमिक पॉलिसीज जो उस गवर्नमेंट ने बनाई ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो बहुत मतलब अभी आगे पढ़ेंगे उसको भी, डिवीजन वाली थी और खत्म करने वाली थी इंडियन इंडस्ट्री को सारी। तो ये तो पहला क्वेश्चन आपका सामने हो गया कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स थे क्या ब्रिटिश रूल से पहले। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा किया इकोनॉमिक हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी कि जिसको कॉलोनियल गवर्नमेंट बोल रहे हैं। कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी जो हमारे, कॉलोनियल गवर्नमेंट वो होती है जो दूसरे कंट्री पे रूल करती है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज अपनाई थी इंडिया के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो शुरुआत में लिखा मैंने, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी इंडिया के अंदर, उसका मेन एम क्या था? क्रिएटिंग इंडिया एज अ सप्लायर फॉर ब्रिटेन्स ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। मकसद यही नजर आ जाएगा आपको। वो चाहते थे ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, चल रही हैं, उनको ग्रोथ मिले। अब उनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। अगर छोटा सा एग्जांपल पकड़े, वहां पर उनको कपड़े, उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं, और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज के लिए उनको यहां से रॉ मटेरियल चाहिए। कैसा रॉ मटेरियल? कॉटन। ठीक है ना, कॉटन चाहिए। साथ में उनको चाहिए था, आपको याद, ये ना कपड़ों की सफाई रंगाई के लिए, ब्लीच करने के लिए उनको नील, इंडिगो चाहिए था। तो एक इंडिगो और एक कॉटन, दो बड़े बड़े एग्जांपल पकड़ लो जिनके, जो हमारे देश में बहुत उगता था, बनता था, या बनवाया गया। इसलिए बनवाया गया ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज चलती रहे, ब्रिटिशर्स की। तो पॉलिसीज इस तरीके से बनाई उन्होंने इंडिया में आकर, वो आए भी इसी मकसद से थे। तो पॉलिसीज वर टारगेटेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का सप्लायर इंडिया को बनाना, यानी कि इंडिया से सारी सप्लाई रॉ मटेरियल की ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में जाना। और पॉलिसीज जो थी, टारगेट सिर्फ यही था कि ब्रिटेन की डेवलपमेंट हो, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़े, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इंडिया की ग्रोथ को तो पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इंडिया में ग्रोथ हो या ना हो, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर कोई हम पर रूल कर रहा है, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने बारे में सोच रहा है। वो आए देश में इसलिए थे ताकि अपनी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की जा सके। तो इन पॉलिसीज की वजह से जो इन्हें बनाई, क्या पॉलिसीज थी वो बता रहा हूं, वही चीज कि उन्होंने हमारे इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, और दूसरा उनके प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर बना दिया। यानी कि अब हम लोग यहां से कॉटन सप्लाई कर रहे हैं ब्रिटेन में, ब्रिटेन से कपड़े बनते हैं और वो इंडिया में बेचे जा रहे हैं जो हम खरीद रहे हैं। तो इंडिया बिकेम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट। उनको मार्केट भी चाहिए थी अपना सामान बेचने के लिए। चलो रॉ मटेरियल तो चाहिए था अपना सामान को बनाने के लिए, अपने फिनिश गुड्स बनाने के लिए, साथ में बेचे कहाँ? उनको इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी अच्छी है, यही बेचो। तो उनको फिनिश गुड्स का मार्केट भी चाहिए थी, तो उन्हें इंडिया को ही टारगेट बनाया, इसलिए वो इंडिया में आए। एक तो यहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छा मिल जाएगा, और साथ में वहां का सामान भी हम बेच लेंगे। अब कहानी देखो उल्टी। जो यहीं पर हम इंडिया में सेल्फ डिपेंडेंट थे ना, कॉटन से कपड़े बना रहे थे ना हम अपने देश में, हम तो सेल्फ डिपेंडेंट थे। पहले क्या कपड़े नहीं पहनते थे? पहले भी पहनते थे। तो कॉटन से कपड़े हम अपने देश में बनाते थे। अब कॉटन पहले जाएगा ब्रिटेन, वहां से कपड़े बनेंगे, फिर हम खरीदेंगे। तो ये पॉलिसीज बनाई उन्होंने। इंडिया में कॉटन छोड़ा ही नहीं, सारा कॉटन ब्रिटेन में जा रहा है, तो इंडिया में कपड़े बनेंगे कहां से? और फिर खरीदने के लिए कपड़े चाहिए तो कहां से खरीदेंगे? ब्रिटेन रूल कर रहा है हमारे पर, हमारे पास और ऑप्शन था क्या खरीदने के लिए? ब्रिटेन। जब उनकी मर्जी चलनी है कि कहां से खरीदना है, तो वहीं से खरीदेंगे जहां बन रहा है, और कहां बन रहा है? उनके देश में बन रहा है। समझिए कहानी।
हम अपने देश में 10 रुपए की चीज बनाकर हम खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अब वही चीज वहां से बन के आ रही है 25 रुपए में हम खरीद रहे हैं। अभी इसका भी आपको इम्पैक्ट पता लग गया क्या क्या किया है हमारे देश में। तो ये पता लग गया, पैराग्राफ में समझ आ गया आपको कि क्या क्या पॉलिसी बनाई। टारगेट था ब्रिटेन की डेवलपमेंट करना, उनका स्टेटस बढ़ाना, उनकी ग्रोथ करना। हमारी ग्रोथ को बिल्कुल इग्नोर किया और इंडिया जो है रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया और फिनिश गुड्स का मार्केट बन गई। तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ा वो नीचे बता रहा हूं। पहला, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत लो हुई, वेरी लो ग्रोथ। तो ये स्टडीज बताई गई कि इकोनॉमी जो है हमारे देश में बढ़ते थे 2% की स्पीड से। अब ये जो थोड़ी फिगर है ना, डेटा, ये काम आएगा आपको। मैं वैसे वो भी डेटा दूंगा आपको, एमसीक्यू में काम आती है सब चीजें। तो 1900 से 1950 के बीच में, ये थोड़ी आज़ादी से पहले की बात करते हैं, क्योंकि वो तो खैर 1757 में आए थे, पर अब ये आज़ादी से कुछ 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आज़ादी से 50 साल पहले हमारी जो ग्रोथ थी इकोनॉमी की वो थी सिर्फ 2%। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मकसद था, वाज मोर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी खराब कर दिया, और इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी से, एग्रेरियन इकोनॉमी से, हमें रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, ठीक है। तो ये एक तो ये इम्पैक्ट पड़ा हमारे देश के ऊपर, ये आज़ादी से पहले जो हमारा असर पड़ा। फिर इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिपेंडेंस वाले डेवलप भी नहीं हुई। जो अच्छी खासी हमारी डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट हम इकोनॉमी थे, मतलब सर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे, उसके बाद इतने साल में राज करने के बाद भी उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को बिल्कुल डेवलप नहीं किया। क्योंकि आज़ादी के वक्त देखा, इंडिपेंडेंस के वक्त देखा, तो हमने देखा कि हमारे अभी भी हम ओल्ड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, नई टेक्निक्स आ ही नहीं पाई। तो ओल्ड टेक्निक्स इतने सालों के अंदर भी कुछ नहीं कर पाए हमारे देश के अंदर वो लोग। और फार्मर्स को फोर्स किया गया, ये जो सेकंड लाइन में लिखा है, कि फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स यानी कि वही गेहूं, बाजरा, चावल, अनाज के बाद जो कर रहे थे उसको तो उगाते थे। अगर हम जो खाना, अब सोचो हम खाना अपने देश में बना रहे, कपड़े की बात मैंने एग्जांपल दी, हम फूड क्रॉप्स उगा रहे थे अपने देश में, यही बन रहा है, हम सब कुछ करते थे ना। अब कह रहा फूड क्रॉप छोड़ो, कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ। कमर्शियल क्रॉप्स वो होती है जो मार्केट में बेचने के लिए होती है, जबकि फूड क्रॉप्स वो उगा रहे थे अपने खाने के लिए भी, यानी कि अगर नहीं बिक रहा तो खुद तो खा सकते हैं। अब क्या हो रहा है, फूड क्रॉप्स की जगह कमर्शियल क्रॉप उग रही है, तो फूड कैसे खाएंगे? हमने कपड़े खाने हैं क्या? नहीं ना। हमने फूड खाना है, तो फूड कहाँ से आएगा? वो बाहर से आएगा, हमें खरीदना पड़ेगा। अब जो फार्मर्स फूड खुद ग्रो कर रहा था, अब वो बाहर से खरीद रहा है। तो मेन कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी, मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉटन एंड इंडिगो, तो थर्ड लाइन में लिखा है मैंने इसमें, कॉटन एंड इंडिगो कमर्शियल क्रॉप्स उगाई गई, या कहूं जबरदस्ती उगवाई गई, वर यूज इन इंडस्ट्री फॉर ब्रिटेन। वहां पे उनके कपड़े को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉटन इंडिगो की जरूरत थी उनको, वो कॉटन इंडिगो उन्होंने देश में बनवाया। अब फार्मर्स को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब देखो, अब फार्मर की वैसे मर्जी होती है ना, वो जो मर्जी उगाए, मना कर सकता था, मैं नहीं उगा रहा, मेरे को तो खाना उगाना, खाना उगाना। अब उनको लालच दिया गया, लालच ये कि लो 20,000 रुपये एडवांस लो और कॉटन उगाओ, इंडिगो उगाओ। अब एक आदमी को देखो, एक आदमी ने मेहनत की, फसल उगाई, बेच दी, बेचने का पैसा आया, उसका वो कुछ ना कुछ करेगा, चलो उसने कमाई, कहते हैं कमाई की। और दूसरी तरफ एक फार्मर है जिसको एडवांस मिल गया। अब जिसको एडवांस मिल जाता है, अभी तक उसने कुछ उगाया भी नहीं है, ठीक है ना। अब वो, एक तो एडवांस जो मिला है उससे तो वो खाना तो बन नहीं रहा, खाना खरीद रहा है, खाना कैसा महंगा मिल रहा है, खाना महंगा खरीद रहा है। और साथ में जो एडवांस आता है ना, एक आदमी की आदत होती है जो एडवांस आ जाए ना वो खर्च कर देता है। एक मेंटल पोजीशन होती है, मेरे पास भी एडवांस आ जाएगा, चलो ये कहीं यहाँ यूज कर लो, वहां यूज कर लो, वहां यूज कर लो। जबकि कमा के आएगा उसको ध्यान से खर्च किया जाएगा। तो जो एडवांस आता है ना वो जल्दी खर्च हो जाता है। तो उनको एक तो एडवांस दिया गया, एडवांस उनका खर्च हो रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ फूड महंगा खरीदना पड़ रहा है, वो पैसा भी वहां खराब हो रहा है सारा। तो दोनों तरफ से फार्मर्स को नुकसान हो रहा है, फार्मर्स को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा था इससे,
इसलिए देश के अंदर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, और उनको एडवांस का लालच दिया गया ना, ये उगाओ और ये पैसा लो। तो ये सिस्टम था उस वक्त, जो पॉलिसीज बनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर। और पॉइंट लिखा मैंने इसमें कोई? हाँ, एक पॉइंट और लिखा मैंने। ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो वर्ड लिखा मैंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इंडस्ट्रीज लगाना, लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज लगी लगाई को खत्म कर देना। ठीक है ना? इंडस्ट्रीज ना लगाना अलग बात होती है, ठीक है ना? एक होता है इंडस्ट्री स्टार्ट ही नहीं की, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन को डी डी मतलब कि जो इंडस्ट्रीज थी वो भी खत्म कर दी। तो मेन जो काम उन्होंने, हमारे देश में जो बड़ी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो थी हैंडीक्राफ्ट की। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो पूरा ही खत्म कर दिया, और देश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट उन्होंने कोई लगाई नहीं, जिसकी वजह से बाकी इंडस्ट्री डेवलप भी नहीं करती। तो जो इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई, और बाकी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई। अब इसका एक रीजन यहां लिखा, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज कैसे खत्म की है। ये देखो यहाँ थर्ड लाइन में लिखा, इम्पोजिंग हैवी एक्सपोर्ट टैरिफ ऑन इंडियन मेड गुड्स। ये मैंने लिखा यहाँ पर, एक्सपोर्ट टैरिफ, टैरिफ मतलब टैक्स, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई। तो उन्होंने इंडियन मेड गुड्स, इंडिया की बनी हुई चीजों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दी। अब जिससे कि जो फॉरेन कंट्रीज, मैंने आपको एग्जांपल ईरान और श्रीलंका का दिया, उन लोगों ने हमारे देश से सामान खरीदना बंद कर दिया। वैसे और भी इंडस्ट्रीज, और भी कंट्रीज थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो गई, क्योंकि हमारे इंडियन मेड गुड्स पर अब टैक्स लगना बढ़ गया। तो टैक्स बढ़ गया तो महंगा हो गया। तो जैसे जैसे महंगा होता गया वैसे वैसे डिमांड कम होती गई, धीरे धीरे करके हमारी पूरी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई। तो जो बनाएंगे तो बेच तो रहे थे ना, बेचने के लिए हमारे पास अब जगह ही नहीं मिल रही, कहाँ बेचें, क्योंकि महंगा हो गया, अब तो खरीदने को तैयार नहीं कोई। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज। फिर अब एक पॉइंट यहां पे लिखा, देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चलो जहां पे पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे वहां पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वहां से तो पैसा नहीं आ रहा, लेकिन जहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहां मेन एक्सपोर्ट कर रहे थे हम कॉटन को? ब्रिटेन में। ठीक है ना? ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे थे ना अपना कॉटन रॉ मटेरियल, उन्हीं के देश में, वहां से पैसा आना चाहिए। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो करेंसी देश में आनी है ना। तो वो जो करेंसी देश में आ रही है, जो पैसा इंडिया में आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? अब इसका कारण बताऊंगा दो आपको मैं। हमारा देश तो बहुत अमीर बन सकता है, एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना? कारण ये था कि जो पैसा वहां से आना चाहिए वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ब्रिटेन कहती थी हम आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, तो रूल करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। तो वो रूल करने के लिए पैसा भी हमारा यूज कर रहे थे भाई। ठीक है ना, हमने एक्सपोर्ट किया, वहां से मान लो 1 लाख रुपए आने हैं, वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए नहीं आ रहे, कारण ये हो रहा है कि वो उसमें से कह रहे हैं 40,000 रुपए तो खर्च हो गया, एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ, आपका देश चलाने में। ठीक है, 40,000 रुपए एग्जाम्पल दिया, 40% खर्च हो गया आपका देश चलाने में। उसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए, अब आर्मी में भी हमारे लोग बैठे थे, यानी उन्होंने जो आर्मी बनाई उसके अंदर भी इंडियंस को एंटर कर लिया, तो उस आर्मी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। फॉरेन कंट्रीज पर अटैक कर रहे हैं, उसका पैसा कहां से आ रहा है? वो इंडिया से ही जा रहा है। यानी कि जो वहां से पैसा आना चाहिए ना, या तो वो लड़ाइयों में खर्च कर रहे थे, या हमारा देश चलाने में खर्च कर रहे थे, तुम्हारे देश में पैसा आ ही नहीं रहा, लेकिन जा रहा है तो हम खरीद तो रहे हैं ना। जो खरीद रहे हैं वहां से, यहाँ से पैसा जा रहा है फॉरेन कंट्रीज में, ब्रिटेन में, लेकिन ब्रिटेन से आ नहीं रहा क्योंकि वो ब्रिटेन वाले कह रहे हैं कि हाँ आपका देश चलाने में खर्च हो जा रहा है सारा। तो नेगेटिव हो रहा है सारा, आ कुछ नहीं रहा और जा रहा है। तो इसीलिए जो भी पैसा इंडियन गुड्स का एक्सपोर्ट करके हमारे देश में कमाया जा रहा था वो देश में इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, वो सिर्फ ब्रिटिश आर्मी को मैनेज करने में और उनकी ही आर्मी को, उनको ही उनके रूल को और फैलाने में खर्च होता। तो इसलिए जो हम बात, मैंने शुरुआत में एग्जांपल दी, हमारा देश सोने की चिड़िया था, यानी कि देश में, ठीक है ना, बहुत पैसा था, लेकिन वो पैसा सारा खत्म हो गया इसी कारणों से। इंडस्ट्रीज खत्म कर दी,
एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट का जो पैसा किसी और देश में हैंडीक्राफ्ट का जाना था वो पैसा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वहां से पैसा नहीं आ रहा, और ब्रिटेन से आना चाहिए तो वो हमारे देश में ऊपर चलाने में खर्च हो जा रहा है। आप कहानी समझ गए हो कि क्या किया हमारे देश में, उन्होंने क्या पॉलिसीज बनाई। तो इस तरह से रूल करते हुए जबरदस्ती तरीके से उन्होंने हमारे देश में ऐसी तो पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रीज खत्म करती, नई इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई, पैसा आ नहीं रहा, पैसा सारा खर्च हो जा रहा है, और यहाँ से पैसा जा रहा है बस, क्योंकि उनका सामान हम खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। ये पॉलिसीज थी जो उन्होंने हमारे देश में अपनाई। ठीक है, दो क्वेश्चन समझ आ गए। एक तो वो था कि ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, और ब्रिटिश रूल पर उन्होंने हमारे देश में क्या क्या किया। तो पता सिचुएशन देख रहे हैं कि अब जब इंडिपेंडेंस हमारी हुई तो हम किस सिचुएशन पे खड़े थे। अब आते हैं उस पोजीशन पर हम। एक और पॉइंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो है इंडिया का एग्रीकल्चर, मैंने बताया बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ, तो एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन थी। इसका क्वेश्चन बनता है आपका, क्या कारण थे हमारे देश में उनके पीरियड के दौरान एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन की। स्टैग्नेशन होता है रुका हुआ, बिल्कुल, यानी कि ना तो नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, ग्रोथ हो ही नहीं रही। अब एक देश में एग्रीकल्चर अगर 150 साल तक एक जगह खड़ा रहेगा तो देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं लोग, और 150 साल में वहीं के वहीं खड़े हैं, स्टैग्नेट है, यहाँ तक कि डी ग्रोथ हो रही है। रीजंस पढ़ रहे हैं, स्टैग्नेशन के कारण क्या थे। तो स्टैग्नेशन के कारणों में सबसे पहला कारण, ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पढ़ने जा रहे हैं, वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम था क्या, यानी कि उस वक्त जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे तो 3 पार्टीज हुआ करती। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्योंकि थोड़ा लंबा बताऊंगा जरूर। 3 पॉइंट्स में, 3 पार्टीज में हमारे पास पहली पार्टी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरी पार्टी थी जमींदार, और तीसरे पार्टी थे फार्मर्स। ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड मतलब अगर हम उनकी लैंड यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई किसी की जमीन यूज करेंगे तो रेंट देंगे ना उसको। तो ब्रिटिशर्स ने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया। आपने एक पिक्चर लगान देखी थी ना, लगान एक, yes, लगान पिक्चर का पता है आपको क्या, लगान का मतलब क्या होता है, रेंट ना, किराया, yes, sir. Yes, sir. जमीन का किराया। तो ब्रिटिशर्स Yes. ने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया 1793 में। कहाँ गया मेरा पेन, 1793। ये सिस्टम में उन्होंने जमींदारों को, हमारे देश में जो जमींदार थे जिनको लैंड ओनर्स बोलते थे। अच्छा, पहले इसको पढ़ने से पहले एक कहानी बता दूं आपको, ये चीज उन्होंने, ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा, ये मैंने कहा था 3 पार्टीज हैं, तो Yes. अब वो अगर हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं तो समझ लो जमीन उनकी है, किसकी, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि उस पर रूल कर रहे हैं जमीन के ऊपर। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद नहीं कुछ करना, उन्होंने हमारे देश में कुछ जमींदार बना दिए, कि जो जो जमींदार, कुछ लोगों को जमींदार बना दिया, जमींदार बने हुए हैं कुछ लोग, कह रहा है तुम जमीन के मालिक हो, लो ये जमीन तुम्हारी, इस जमीन के ऊपर हमें किराया चाहिए। कह रहा तुम जमीन के मालिक, लेकिन जमीन पर किराया दो हमें। एग्जाम्पल, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे जमींदार बनाती है और मुझे कहती है कि मुझे 1 साल में 1 लाख रुपए दो, टोटल एग्जाम्पल, वैसे ही एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए आपको हर साल देना देना है। अब मुझे ये कहा गया कि मैं जमींदार हूं अगर, कि अपने नीचे फार्मर्स रखो, फार्मर से अपनी खेती बाड़ी कराओ, जो हम कहेंगे वो उगवाओ, उनसे जो उगवाना है, और उन फार्मर से तुम किराया लो, जो भी लेना है, और जितना मर्जी लो। सबसे बड़ा पॉइंट, जितना मर्जी लो, हमें 1 लाख दे देना। ब्रिटिश जमींदारों को क्या कहा, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दे देना, और आप फार्मर जितना मर्जी ले लो, जितना मर्जी एक्सट्रैक्ट करो, वो उनसे ये कहा गया। तो इस तरीके से जमींदारों ने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब उनसे कहते थे इस जमीन पर खेती बाड़ी करो, हमें किराया दो, किराया नहीं दोगे तो अपनी फसल दो, नहीं दे पाते हो तो हट जाओ, कोई और आ जाएगा। इस तरह से उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो कहानी ये थी कि जमींदार हैड टू पे अ हायर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू या टैक्स, जिसको बोलते हैं लगान, रेंट बोलते हैं, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड जमींदार्स वर अलाउड टू टेक दैट रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ लगान फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी कि फार्मर्स। ठीक है ना, जमींदारों को कहा गया कि तुम हमें एक फिक्स्ड अमाउंट रेवेन्यू का ब्रिटिश गवर्नमेंट को दो, और जमींदारों को अलाउ कर दिया कि वो लोग ये रेवेन्यू लगान की फॉर्म में पीजेंट से ले सकते हैं, फार्मर से ले सकते हैं। कहानी समझ आ गई। बट Yes. हुआ ये कि जमींदारों ने लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी स्टेप नहीं उठाया।
उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ लगान, सिर्फ किराया। उनको किराया इकट्ठा करना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। नहीं तो वो नहीं देते, अगर जमींदार नहीं देते तो जमींदारों से जमीन छीन जाएगी। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने यही कहा था, अगर तुम हमें नहीं रेंट दे पाते हो हर साल का इतना, एक फिक्स अमाउंट, तो आप जमीन से हट जाना, हम किसी और को बना दें। तो जमींदारों को तो कुछ करना नहीं था ना, जमींदारों का काम था सिर्फ वहां से इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। और इस दौरान जैसे बता दिया कि जितना मर्जी वो किराया इकट्ठा करे, इसे जमींदार अमीर होते चले गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स अमाउंट मिल रहा है और जमींदार मतलब अनएक्सपेक्टेडली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फार्मर्स को। उनकी सारी फसल सस्ते रेट पे ले लेना, उनका फिर उनको मैनिपुलेट करते थे उनके रिकॉर्ड्स को, कि आपसे आपने इतना दे दिया, इतना दे दिया, सारे उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते थे। उन्होंने लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया, मेन इंटरेस्ट था उनका सिर्फ लगान कलेक्ट करना। कल्टीवेटर की, फार्मर की कंडीशन कैसी है उससे कोई उनका मतलब नहीं। इससे क्या हुआ, देश में उन फार्मर्स, एक तो फार्मर्स का मन ही खराब हो गया ना, कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया कि वो लोग भी इन्वेस्ट क्यों करें, क्या क्या फार्मर्स मालिक हैं भाई? अगर जमीन का मालिक हूं तो मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। अब फार्मर मेहनत क्यों करे भाई? ना तो जमीन का मालिक है, ना उसको कोई फायदा हो रहा है उसमें, कोई प्रोडक्टिव, अगर वो कुछ लैंड में इंप्रूवमेंट भी करनी है वो खुद करेगा, जमींदार करके नहीं दे रहा कुछ भी। अगर उसने कोई बाउंड्री लगानी है तो फार्मर खुद लगाए। अगर कोई जानवर अगर फसल खराब करके जा रहा है तो जिम्मेवारी किसकी है? फार्मर की है, जमींदार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसको क्या मतलब है? सिर्फ रेंट से। ये कहानी पड़ गई थी सारी। तो इससे ग्रोथ काफी लो हो गई और जो पीजेंट्स की लाइफ थी वो बिल्कुल वर्सन होती चली गई। ये आपका पहला पॉइंट है। अगर आप दोबारा समझना समझ लो, समझ आ गया होगा। वैसे कहानी बहुत लंबी लिख सकते हो इसके ऊपर। तो ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में अलग से क्वेश्चन बनता है। खाली ये नहीं बनना है स्टैग्नेशन के कारण में आपका एक पॉइंट लिख रहे हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में ऊपर अलग से क्वेश्चन बन जाता है। पूरा समझाना पड़ेगा आपको ये डिटेल, जैसे आपको मैंने इतना लंबा समझाया। क्लियर हो गया टॉपिक? Yes, sir. तो कहानी मैंने अच्छी तरह बता दी होगी। डेट्स Yes, sir. वगैरह सब कुछ फिक्स कर दी थी उन्होंने कि इस डेट को फिक्स करना ही करना है। अगर आप इस डेट तक फिक्स पेमेंट नहीं करते हो तो जमींदारों को कहा अपने जमींदारी हक का जो अधिकार है वो छोड़ दो। बाकी चलो जमींदारों ने नहीं किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स नहीं उठाए फार्मर्स की कोई इंप्रूवमेंट करने के लिए, कुछ नहीं किया उन्होंने। बस मकसद सबका रेंट कलेक्ट करना था। सारी मेहनत फार्मर कर रहा है, इनको सिर्फ पैसे देना। तो क्यों डेवलपमेंट कहां से होगी, इंप्रूवमेंट कहां से होगी, कौन करेगा? जिनके पास पैसा मिल रहा है वो तो कर नहीं रहे, और जो बेचारे मेहनत मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो, उनके पास बच ही नहीं रहा कुछ ना। कहां से, जहां जब इनकम ही नहीं होगी तो कहां से इंप्रूवमेंट करेंगे वो? ठीक है ना? तो ये हो गया पहला पॉइंट। Yes, sir. सेकंड पॉइंट जो था स्टैग्नेशन का, वो था इन्वेस्टमेंट की कमी। इन्वेस्टमेंट तो कोई करना ही नहीं चाह रहा था, ना फार्मर, ना जमींदार, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो स्केर्सिटी, इन्वेस्टमेंट में बहुत बहुत कमी, मतलब कोई करना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि फार्मर्स के पास ना तो इतनी इनकम आ रही थी कि वो इन्वेस्ट कर सके, और ना कोई इंसेंटिव था। क्यों करें? पहली बात तो फिर पैसा नहीं, चलो पैसा हो भी तो क्यों करें? क्या बेनिफिट मिल रहा है अच्छा इन्वेस्टमेंट करने से? हमें कोई, हमारा, हम तो मालिक भी नहीं बने, हम तो खाली किराया देना है, बचता क्या है हमारे लिए? तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो चलो कुछ लोगों ने, चलो फूड क्रॉप को कमर्शियल क्रॉप में कर भी दिया, ठीक है ना, कमर्शियल क्रॉप में इनकम आती है, एडवांस आता है, लेकिन ना तो टेक्नोलॉजी, ना ही, मतलब इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं थे ना, तो बड़ी टेक्नोलॉजी को ला सके। इन्वेस्टमेंट तभी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन टेक्नोलॉजी देश में लगाई जाए, खासकर इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में। कोई करने को तैयार नहीं, वो लोग को पैसा है वो कर नहीं रहे, इनके पास पैसा नहीं है। तीसरा कारण बना कमर्शलाइजेशन, यानी कि वही फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स। इट मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट। कमर्शियलाइजेशन मतलब होता है कि क्रॉप्स की ग्रोथ हो रही है फॉर सेल इन द मार्केट rather देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर एक फार्मर अपनी कंजम्पशन के लिए फसलें उगाता है तो मतलब उसको सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बोलेंगे। लेकिन अगर वो वही क्रॉप उगा रहा है मार्केट में बेचने के लिए तो उसको हम कमर्शलाइजेशन बोलेंगे। तो अगर वो अनाज, गेहूं चावल उगा रहा है तो खा सकता था, अब वो कॉटन इंडिगो उगा रहा है, ना तो उसने कॉटन खाना ना इंडिगो खाना है, वो तो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, बेचने के लिए सिर्फ। तो इंडियन फार्मर जो पहले फूड क्रॉप्स उगा रहे थे, राइस एंड फीड जैसी, अपनी कंजम्पशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया। मैंने एग्जांपल दिया, उनको एडवांस दिया गया जैसे, तो फोर्स इसलिए किया गया, इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया कि वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाएं, इंडिगो या कॉटन, उनके ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए। इनके लिए फार्मर्स को
प्राइस भी अच्छा दिया जा रहा था, ऐसा नहीं कि खाली कम प्राइस, अच्छा प्राइस दिया जा रहा था, एडवांस दिया जा रहा था, लेकिन उससे कोई फार्मर की कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई। मैंने आपको एक कारण बताया कि एडवांस आता है या अच्छा पैसा भी आ रहा है, वो खर्च हो जाता है, बचता नहीं था, सेविंग नहीं होती थी, जिससे कि एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शियल बन गया और देश के अंदर फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई। अब जब खाना बन ही रहा तो खाना तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड हो गए खाने के लिए भी। पहले तो हम खाना छोड़ो, सब चीज अपने देश में बना रहे थे, अब हम कपड़े भी बाहर से खरीद रहे हैं, खाना भी बाहर से खरीद रहे हैं। बना क्या रहे हैं देश में? इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल। ये कमर्शलाइजेशन जो कर दिया एग्रीकल्चर का, ये देश में खराब, मतलब ग्रोथ का चांसेस ही नहीं था कहीं पर। फोर्थ है प्रोडक्टिविटी में लो लेवल जो था, क्योंकि देश में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, यानी कि ना तो पानी का कोई साधन, बारिश पे डिपेंड है सारे, और भी फैक्टर्स थे जैसे कि फर्टिलाइजर्स का ना होना, या इनको फसलों को जैसे आज के टाइम पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं बचाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। फर्टिलाइजर्स की कमी, पेस्टिसाइड्स की कमी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, टेक्नोलॉजी की कमी, इन सब की वजह से हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पूरी वल्नरेबल बन गई, यानी कि अब गई तो कब गई पता नहीं, बारिश नहीं आई तो कल खत्म, आगे तो चलो फिर थोड़ा बहुत आ भी गया, बाढ़ आ गई तो सब खत्म। तो बारिश तो ऐसी है ना, या तो ना आए या बहुत आ जाए। अगर हम सब कुछ बारिश पे डिपेंड हो जाएंगे, या तो सूखा पड़ जाएगा या बाढ़ आ जाएगी। दो सिचुएशंस में बारिश को कंट्रोल कर सकता है कोई कि इतनी आ जाए, बस इतनी चाहिए हमें? तो ये तो बारिश पे डिपेंड होने का मतलब है अपना पूरा वल्नरेबल, कि पता नहीं भगवान क्या करना चाहता है। फार्मर का इनकम थी भी नहीं कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके, ब्रिटिशर्स ने कुछ किया नहीं टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, और लैंड लॉर्ड करना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती चली जा रही। तो आपके पास अब 4 पॉइंट थे, ये कॉजेज अगर क्वेश्चन आ जाए इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन के कारण क्या थे कॉलोनियल पीरियड में, वो हमने पढ़ लिए। तो 3 चीजें तैयार हो गई। ब्रिटिश रूल से पहले, उनके आने से पहले हम क्या थे, उन्होंने क्या क्या पॉलिसी बनाई देश के अंदर जिससे हमारी सिचुएशन खराब हुई, और ये था अब उनकी पॉलिसीज की वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन हमने जब इंडिपेंडेंट 1947 में देखा, ये सिचुएशन सामने थी। ये 4 पॉइंट पढ़े, ये सब सिचुएशन सामने थी, ठीक है ना? ये एग्रीकल्चर की पोजीशन थी हमारी। वैसे पोजीशन और बताऊंगा कि इंडिपेंडेंस के वक्त क्या पोजीशन थी, वो हम अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अच्छा चलो अगला क्वेश्चन, चलो ये सब पढ़ लिया हमने एग्रीकल्चर पोजीशन या स्टैग्नेशन के कारण। अब इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है, मोटिव बिहाइंड सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्री जितनी भी, उसका सिस्टमेटिक तरह से डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। उसका मोटिव क्या था? टू फोल्ड मोटिव। टू फोल्ड मोटिव मैंने आपको बता ही दिया था, अपनी इंडस्ट्रीज चलाना और अपनी इंडस्ट्रीज में बने हुए सामान को बेचना। दैट्स टू फोल्ड मोटिव बस। दे फाउंड इंडियन रॉ मटेरियल वेरी चीप। देखा इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है, तो उन्होंने रॉ मटेरियल इंडिया से ऑब्टेन करना शुरू किया एट रॉक बॉटम प्राइसेस, सस्ते सस्ते रेट पर। इसका मतलब साफ साफ है कि हमें यहां पर भी कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि सस्ते रेट पर जब हम बेचेंगे तो मिलेगा क्या हमें? उनको बेच रहे हैं, और वहां से जो कपड़ा खरीद रहे हैं महंगा खरीद रहे हैं, जबकि वही कॉटन यहाँ पे बनाकर हम कपड़ा बना सकते थे ना। अगर वो 150 साल हमारे देश में राज कर रहे हैं तो एक इंडस्ट्री लगा देते हैं यहाँ पर, हाथ से बने हुए, चलो इंडस्ट्री। अभी तो हम तो हाथ से कपड़े बना रहे थे ना पहले, हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम था। उन्होंने अगर डेवलपमेंट भी करनी होती यहाँ पर, अगर रूल करते रहते तो 2-4 इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल की लगा के चले जाते। वो 2-4 इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाए जाते अच्छी अच्छी, तो कम से कम हम लोग डेवलपमेंट के रास्ते पे तो होते। चलो उन्होंने हमें रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, दे reduced our status as supplier of raw material for feeding its industries back in Britain। ये पूरा पैराग्राफ जो लिखा है ये लिखा है मैंने, अपनी ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, यहां से सस्ते रेट पर रॉ मटेरियल खरीद के। दूसरा, उनको लगा इंडिया में मार्केट बहुत अच्छी है फिनिश गुड्स की, तो उन्होंने अपना सारा फिनिश गुड्स इंडिया में बेचना शुरू किया। इससे इंडिया एक मार्केट बन गई ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का सामान खरीदने के लिए। तो हम क्या बन गए? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल
एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ऐसे लिख सकते हैं। दे reduced our status या they transform our status as supplier or exporter of raw material to industries of Britain and market या consumers और importer of finished goods from Britain। ये 2 पॉइंट्स, 2 मोटिव थे इनके अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ते रहना देखने के लिए। Yes, sir. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर हम, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, साथ साथ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म कैसे हुई, कैसे खत्म हुई? देखो, हमारा, मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी बहुत फेमस थी, वर्ल्ड फेमस थी। उन्होंने हमारे देश में एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब पता है आपको? Yes, sir. डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंस पैदा करना। कैसी? इसमें टैक्स पॉलिसी में क्या डिफरेंस था? उन्होंने हमारे देश में जो पॉलिसी बनाई डिस्क्रिमिनेटरी, उसमें क्या किया उन्होंने, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट का सामान था, इंडिया का बना हुआ सामान, वो ब्रिटेन में जाएगा तो टैक्स फ्री, और किसी और देश में जाएगा तो हैवी ड्यूटी के साथ। वही सेम सामान अगर ब्रिटेन में जा रहा सस्ते रेट पर, ठीक, और मतलब विदाउट टैक्स, टैक्स फ्री कर दिया, ब्रिटेन में जाएगा, और किसी और देश में जाएगा तो टैक्स लगेगा। तो मतलब कि बाहर की बोर कंट्रीज खरीदेंगी क्यों हमसे? और फिर दूसरी तरफ जो बाहर से हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं उस पर टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन से सामान खरीदेंगे तो टैक्स फ्री। यानी कि समझो, ब्रिटेन में जाना और ब्रिटेन से आना सामान टैक्स फ्री कर दिया, और बाकी कंट्रीज से आना जाना टैक्स लगा दिया। ये था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। मैं आपको ना दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, बीच में रुक जाएगा ये। Yes.